नाजरीन, आज के इस प्रोग्राम में हम बात करते हैं चाइना के टेक्नोलॉजिकल मॉडल और प्रोग्रेस की। उनका जो विजन है 2030 का, तो उस पर हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर फरीद मलिक साहब, जो चाइना के मॉडल को बहुत स्टडी कर रहे हैं और फिर चाइनीज़ एक्सपर्ट से ये डिफरेंट इंटरनेशनल फोरम पे मिले। तो उससे हमने आज इस प्रोग्राम में डिस्कस करना है कि चाइना का टेक्नोलॉजिकल विज़न क्या है और उसमें पाकिस्तान के लिए क्या जहद मुतय्यन की जा सकती है। ईरान का साथ हमारे मॉडल है, उससे हम क्या सीख सकते हैं। डॉक्टर साहब, प्रोग्राम में खुश आमदेद। तो चाइना की इस वक्त क्या प्लानिंग है? देखें जी, ये 2030 जो है, ये उन्होंने इसको डिक्लेयर कर दिया है एज ए ट्रांसफॉर्मेशन 5 ईयर, यानी जो उनका ये मौजूदा 5 ईयर प्लान है जो 2025 में शुरू हुआ। अच्छा, 25 to 30, ये 5 साल का प्लान है उनका। हमारे भी ज़माने में प्लान होते थे 5-5 साल के। अच्छा, उन्होंने इसको डिटर्मिन ये किया है कि वो उनका ये ख्याल है कि हम जब तक टेक्नोलॉजिकल सेल्फ रिलायंस हमारे पास नहीं होगी तो हम इकोनॉमिकली हम ग्रो नहीं कर सकते, डेवलप नहीं कर सकते। तो बड़ा क्लियर विजन है कि हमने टेक्नोलॉजी में सेल्फ रिलायंस हासिल करनी है, यानी जो जो टेक्नोलॉजीज़ हमारे मुल्क को चाहिए वो हम 2030 तक हम वो सारी टेक्नोलॉजीज़ डेवलप कर लेंगे, एक्वायर कर लेंगे, ताकि हमारी सोशल इकनॉमिक डेवलपमेंट का जो रोड मैप है वो बड़ा क्लियर हो। लेकिन अब आप जो मौजूदा जंग भी देख रहे हैं ईरान की और ये इसराइल की और अमेरिका की, अब उनके पास एयरफोर्स का मसला है। वरना जो उन्होंने टेक्नोलॉजी डेवलप अपनी की, उसके मिसाइल्स की और ड्रोन्स की, उससे वो लड़ रहे हैं। उनकी अपनी टेक्नोलॉजीज़ हैं, वो एयरफोर्स में आके उन्होंने ज़रा मार खाई है, बिकॉज दे डोंट हैव दैट काइंड ऑफ एयर कवर। तो ये बड़ा ज़रूरी है कि हर कौम जो है वो अपना एक टेक्नोलॉजिकल रोड मैप बनाए, सेल्फ सफिशिएंसी का रोड मैप बनाए और जो बेसिक्स हैं अपनी उसको कवर करे। तो चाइना ने बड़े तरीके से अपनी बेसिक से रोटी कपड़ा मकान से शुरू होके अब वो एडवांस टेक्नोलॉजी तक पहुँचे हैं। यानी अब वो टेस्ला के मुकाबले में गाड़ी भी बना रहे हैं, वो F-16 के मुकाबले में जहाज़ भी बना रहे हैं। उन्होंने अपना एक पूरा एक रोड मैप जो है टूवर्ड्स एमेंसिपेशन एंड इकनॉमिक डेवलपमेंट तैयार किया है। और बगैर टेक्नोलॉजी के, बगैर सेल्फ रिलायंट टेक्नोलॉजीज़ के ये मुमकिन नहीं है। सही। अच्छा, एक तरफ आप इधर हमारा जो थारकोल प्रोजेक्ट है जी, इसके बहुत पायनियर हैं और बड़े इसमें दिलचस्पी रखते हैं और इसको पाकिस्तान की खुशहाली की राह भी समझते हैं। अच्छा, इधर हमारा थारकोल प्रोजेक्ट टेक ऑफ कर रहा है और उधर आपने एक आर्टिकल में लिखा कि चाइना जो है ना वो 2030 तक अपने कोल से डिपेंडेंस को वो कम कर, बिल्कुल ख़त्म कर देगा, ख़त्म कर देगा। तो ये जो दो तरह की ट्रांजिशन आ रही है कि पाकिस्तान थारकोल पे रिलायंस करने जा रहा है, एक तरफ दुनिया इंक्लूडिंग चाइना वो कोल से हट रही है जी। तो इस कंट्रास्ट में पाकिस्तान देखें जी, उन्होंने आप देखें जो कोला है ये प्री हिस्टोरिक टाइम से इसने सारी रेवोल्यूशन इसने सपोर्ट की। जो स्टीम रेवोल्यूशन आई, सारी स्टीम इंजन्स बने, तो कोला ने एक बहुत डोमिनेंट रोल प्ले किया है इन टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट ऑफ द वर्ल्ड। अच्छा, ओह यस, फ्रॉम वेरी बिगनिंग, BC से, बिफोर क्राइस्ट के ज़माने से ये वो इराक से ये इस्तेमाल होता हुआ, फिर ये रोमन से इस्तेमाल किया, फिर ब्रिटिश सारी जो उनकी डेवलपमेंट हुई टेक्नोलॉजी की। अब भी दुनिया की 50% बिजली जो है वो कोयले से बन रही है। तो कोयले ने एक बहुत रोल प्ले किया है इन टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स ऑफ द वर्ल्ड। अनफॉर्चुनेटली उस वक्त रियलाइजेशन नहीं थी कि एनवायरनमेंट का क्या हो रहा है और सब कुछ है। तो अब जो है ट्रांजिशन हो रही है। वैसे चाइना ये चाहता है कि 2030 तक, क्योंकि वो ऑलरेडी कोल बेस्ड उनकी है सिस्टम सारा, तो वो मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कर लें उसकी 2030 तक। जितना उसमें से वो जूस निकाल सकते हैं, जिसका फ़ायदा उठा सकते हैं वो उठा लें। उसके बाद अगर कुछ कोला रह जाएगा तो उसको वो गैसीफाई करके उससे वो केमिकल्स और वो हाई वो वैल्यू चीज़ें बनाएंगे, उसको जलाएंगे नहीं और उसको आम इस्तेमाल के लिए नहीं करेंगे, जिससे एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन हो। क्योंकि एनवायरमेंट का भी एक इशू है। देखिए, मगर चाइना ने इसको बैलेंस किया है। चाइना समझता है कि एनवायरमेंट भी एक इशू है मगर डेवलपमेंट भी एक इशू है। यानी आप डेवलपमेंट नहीं रोक सकते एनवायरमेंट को बचाते बचाते, यू हैव टू हैव अ बैलेंस।
सही। तो ये चाइना की ये थ्योरी है, ये फिलॉसफी इस पे चल रहा है। हम क्योंकि लोअर लेवल पे हैं और हम क्योंकि अभी हमारा मेजर एनर्जी क्राइसिस है, हमारे लिए कोला इज़ द वे फॉरवर्ड, हमारे लिए ये ब्लैक गोल्ड है, सोना है। मगर इवन देन मैं नहीं समझता कि हमें 21वीं सदी में कोला जलाना चाहिए। अगर हम उसको गैसीफाई कर लेंगे, जो हमने कर लिया है, तो जब अगर उनको कोयले को गैसीफाई कर लेंगे, वो हमारी काफ़ी एनर्जी के मसाइल हल कर सकता है, जो चाइना भी कर रहा है। इस वक्त जो प्रोजेक्ट यहाँ इस वक्त एफएफसी वाले लगा रहे हैं, वो चाइनीज़ कोलैबोरेशन से लगा रहे हैं, जिससे थर का कोला गैसीफाई होगा, उससे यूरिया फर्टिलाइज़र बनेगा। तो मेरा मतलब इसकी बेशुमार एप्लीकेशंस हैं। तो हम फर्टिलाइज़र बनाएंगे, फर्टिलाइज़र में खुद कफील होंगे, उसमें हम एग्रीकल्चर खुराक में खुद कफील हो जाएंगे। अगर हम गैस बनाएंगे, हमें एलएनजी इंपोर्ट नहीं करनी पड़ेगी, एनर्जी क्राइसिस हमारा रिजॉल्व हो जाएगा, सस्ती बिजली भी हम बना पाएंगे, ठीक है ना। तो मेरा कहने का मतलब है कोल इज़ अ सेवियर फॉर अस एंड वी कैन लर्न एंड नॉट कमिट द मिस्टेक्स। वो गलतियाँ हम ना करें जो हमसे पहले लोगों ने की, यूरोप ने की या अमेरिका ने की या चाइना ने की। अब इंडिया जो है, ऑन द अदर हैंड, इंडिया इज़ नॉट बॉदर्ड। वो कहते हैं जी अगर आपने हमसे कोयला छुड़वाना है तो आप हमें हमारी मदद करें, हमें सस्ता दें, सब कुछ दें, तो हम कोयला छोड़ दें। तो वो बढ़ते हैं, वेरी क्लियर। देखो ना, हमारी इस तरह का क्लाउड नहीं है। देखो ना, पॉइंट ये है कि हमने इस वक्त हमारा एनर्जी क्राइसिस जो है ये कोयला रिजॉल्व कर सकता है और इसको हमने इस्तेमाल करना चाहिए विद 21st सेंचुरी टेक्नोलॉजी। मुझे जो चाइना का इम्प्रेस में ये हुआ कि जब मैंने ये कोल कॉन्फ्रेंस में जब उन्होंने कहा ना जी कि 2030 इज़ आवर फाइनल डेडलाइन वेयर वी विल बी मूविंग आउट ऑफ द कोल रजीम, तो मेरा ख्याल था ये सिर्फ कोयले के लिए उन्होंने किया। फिर जब मैंने ये पढ़ा कि जी ये तो पूरी उनकी पूरी टेक्नोलॉजी रोड मैप उन्होंने 2030 तक डिफाइन कर दिया है कि 2030 यानी 2030 तक वो टोटल टेक्नोलॉजिकल वो सेल्फ रिलायंस अटेन करेंगे। यानी कोई ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं होगी जो उनको उनके दस्तरस में ना हो, सही, जो वो इस्तेमाल ना कर सकें, जो बना ना सकें। अच्छा, इसमें मैं ये भी एक्सप्लेन करूँ, अपने आर्टिकल में भी एक्सप्लेन की है कि एक टेक्नोलॉजी में एक सेल्फ रिलायंस होती है, एक उसकी कमर्शियल एप्लीकेशन होती है। अब जिस तरह F-16 जहाज़ है अमेरिका का, उसमें जापान के भी कुछ पार्ट्स लगे हुए हैं। मगर अगर कल को जापान कहता है कि हमने आपको नहीं पार्ट्स देने फॉर डिफेंस पर्पजेज, तो अमेरिका वो पार्ट्स वहाँ बना सकता है, खुद भी बना सकता है, टेक्नोलॉजी उनके पास है। ईरान को ये बड़ा सेटबैक हुआ कि जब वो रेवोल्यूशन के बाद जब उन्हें पुर्जे आने बंद हो गए बाहर से, तो उनकी सारी एयरफोर्स जो है वो ग्राउंड हो गई, उनके पास पुर्जे नहीं थे। तो चाइना इस पोजीशन में नहीं होना चाहता। चाइना चाहता है कि बाय 2030 हमारे पास जो जो टेक्नोलॉजी की हमारी रिक्वायरमेंट्स हैं वो हम पूरी करें। अच्छा, हमारे लिए अब वी आर लेट, हम काफ़ी कुछ हमें करना चाहिए था। जिस तरह मेटल्स हैं, हमारे स्टील मिल हमने लगाई थी वही बंद पड़ी हुई है। फिर नॉन फेरस यानी तांबा वगैरह का ये कोई रिफाइनिंग हम नहीं कर रहे, गोल्ड सिल्वर का हम नहीं कर रहे, अब कुछ इस पे फोकस हुआ है। तो एक रोड मैप होना चाहिए, एक बेसिक टेक्नोलॉजी इसका, और फिर उसको लेके आपने ऊपर जाना है। और चाइना ने बहुत अच्छा ये रोड मैप फॉलो किया है, यानी बेसिक टेक्नोलॉजीज डेवलप करते करते, सेल्फ रिलायंस करते 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 वो अब सोफिस्टिकेटेड हाई एंड टेक्नोलॉजीज तक वो पहुँचे। अच्छा, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट तो उनकी पूरी दुनिया में मानी हुई है, जी। ठीक है। अब इस वक्त जो दुनिया की जो इसका चाइना का इनिशिएटिव डिस्कस होता है, वो है BRI, जी, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, और साथ उसका CPEC भी जी हमारे पाकिस्तान तक वो है। तो इससे चाइना को क्या फ़ायदा और पाकिस्तान को क्या फ़ायदा? देखें, आपने जो बात की ना, वो सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं डेवलप करना चाहते, वो मैन्युफैक्चरिंग भी कर, प्रोडक्ट्स भी बनाना चाहते। दे वांट टू बी द मैन्युफैक्चरर ऑफ द वर्ल्ड। यानी वो हवाई टेक्नोलॉजी नहीं, हमारी तरह पेपर नहीं लिखना चाहते, कि रिपोर्ट नहीं लिखना चाहते। दे वांट, और ये BRI का मकसद यही है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। यानी जो चीज़ बेल्ट पे आती है, इसका मतलब फैक्ट्री से निकलेगी, प्रोड्यूस होगी चाइना में, बेल्ट पे आएगी, वो बेल्ट एक सड़क के साथ कनेक्टेड होगी, वो दुनिया में हर जगह वो प्रोडक्ट जो उनका है, जो फैक्ट्री से निकला है, वो दुनिया में हर जगह पहुंच जाएगा। दिस इज द चाइनीज मॉडल। यानी सिर्फ टेक्नोलॉजी नॉट फॉर द सेक ऑफ टेक्नोलॉजी, फॉर द टेक ऑफ टेक्नोलॉजी, फॉर द सेक ऑफ सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, फॉर इमेंसिपेशन, सी, फॉर बीइंग द मैन्युफैक्चरर ऑफ द वर्ल्ड। और ये बहुत ग्रेट इनिशिएटिव है BRI उनका, कि वो चाहते हैं कनेक्टिविटी हो, जिसमें सिल्क रूट्स थे पुराने ज़माने में, ये सारी चीज़ें थी कि मार्केट तक पहुँचे चीज़ें, जो जो चीज़ बनाए वो मार्केट तक पहुँचे। दिस इज़ द चाइनीज़ अप्रोच। अच्छा, तो इससे पाकिस्तान भी इसका बेनिफिट, इसका जी बेनिफिट पाकिस्तान इस तरह हो सकता है कि जो हमारे पार्ट्स हैं, जो हमारे, फॉर एग्जांपल लेट मी गिव यू प्रैक्टिकल एग्जांपल, BRI के इनिशिएटिव में एक ML1 प्रोजेक्ट है, ये जो रेलवे लाइन है जो हमारी, उसका प्रोजेक्ट है
कि जी हम रेलवे लाइन बिछाएंगे नई फ्रॉम कराची टू खैबर, एक नई रेलवे लाइन होगी। अब वो $6 बिलियन का प्रोजेक्ट है। उस $6 बिलियन में $2 बिलियन की रेलवे पटरी है, ठीक। अब वो हमें यहाँ बनानी चाहिए और हम बना सकते हैं, ठीक। अब वो चाइनीज़ इसमें है कि एक तो $6 बिलियन मुझसे कर्जा लें, फिर उन्हीं को ऑर्डर दें, वही पटरी बनाए, वो सारा कुछ बनाए, यानी वो पैसे फिर वहाँ चले जाएं और कर्जा हम पे चढ़ जाए। तो हमें इस तरह के प्रोजेक्ट्स करने हैं। अगर हम CPEC में पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो वी हैव टू पार्टिसिपेट इन अ वे कि हम अपने इंटरेस्ट को वॉच करें और जो कुछ हम यहाँ कर सकते हैं, चाइना ने किया है, जो कुछ हम यहाँ बना सकते हैं। रेलवे में पे कुछ अर्सा मैंने काम भी किया कि रेलवे की जो पूरी वो पटरी है, जो $2 बिलियन की रेलवे लाइन बिछेगी कराची से लेके वहाँ खैबर तक, वो हम यहाँ बना सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं। ठीक है, चाइनीज़ हमें हेल्प करें, वो ओवरऑल प्रोजेक्ट उन्हीं के CPEC के अंडर ही हो, मगर उसमें जो कंपोनेंट हम पूरा कर सकते हैं वो हमें पूरा करना चाहिए। उसके फिर नतीजे में ये होगा कि हमारी स्टील मिल चल जाएगी, हमें स्टील की ज़रूरत होगी, तो विल इन्वेस्ट इन आवर ओन स्टील, हमारा स्टील भी बनना शुरू हो जाएगा। चिन्नौर में हमारे पास आयरन ओर है, हम उसको वहाँ भी स्टील में लेकर लगा देंगे, क्योंकि स्टील की एक खपत होगी, रिक्वायरमेंट होगी। तो हमने ये जो हमारी बड़ी डिसजॉइंटेड डेवलपमेंट हुई है, ये जॉइंटेड डेवलपमेंट होनी चाहिए। और कायदे आज़म का जो विजन था वो यही था, वो चाहते थे कि हम साइंस से शुरू हों, फिर उसकी एप्लीकेशन टेक्नोलॉजी तक पहुँचें और फिर टेक्नोलॉजी लेके हम इंडस्ट्री तक पहुँचें। मैं उधर ही आ रहा था कि अब चाइना का 5 ईयर प्लान डिस्कस कर रहे हैं, पाकिस्तान के जो शुरू में हम भी ये जो ना 5 ईयर प्लान, ये एक बहुत ही की वर्ड था जो चलता रहता था हर वक्त। शायद डॉक्टर महबूबुल हक ने ये वो किया था शुरू, प्लानिंग कमीशन, जो पाकिस्तान का प्लानिंग कमीशन है, हाँ, उन्होंने शुरू किया था। हाँ, अच्छा, ये उससे भी बल्कि पहले क्या, ये पहले क्या, अच्छा। फिर हमारे 5 ईयर्स प्लान है, फिर वो डॉक्टर रफ़ी चौधरी की लैब है, फिर अब्दुल सलाम जैसे हमारे वो, फिर हम 70s से तक वो सिलिकॉन और स्पेस प्रोग्राम भी हमारे पास थे। जी बिल्कुल। फिर क्या हुआ कि चाइना ने अपनी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की, कमर्शलाइजेशन की, और हम लोग साइंस में फंसे रहे। अच्छा, हम लोग, वो जो कायदे आज़म की विजन ये थी, जो वेस्ट का मॉडल था ना जी, वो ये था कि साइंस यानी लेबॉर्ट्री में आप रिसर्च करें, फिर उसको आप अप्लाई करें, टेक्नोलॉजी तक पहुँचे, टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री तक पहुँचती है। ये मॉडल था। कायदे आज़म क्यों बेचारे जल्दी फौत हो गए, उन्होंने साइंस की हद तक तो जितने वो कर सकते थे, रफ़ी चौधरी वगैरह जो साइंटिस्ट थे मुसलमान, वो इंडियन ओरिजिन के, उन्होंने इकट्ठा किया, रफ़ी चौधरी को बुलाया, कैम्ब्रिज से वो PhD करके आए हुए थे, मुस्लिम अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहे थे। उन्होंने फ़िज़िक्स का डिपार्टमेंट सेटअप किया पंजाब यूनिवर्सिटी में, सलाम भी उनके स्टूडेंट थे, हाई टेंशन फ़िज़िक्स लैब बनाई। ही इज़ द फादर ऑफ फिज़िक्स ऑफ पाकिस्तान। अब उसको हमने लेके आगे जाना था। फिर हमने जो लेबॉर्ट्री में हमने किया था, वो तो खैर फिर भी चलो, हमारे न्यूक्लियर बॉम्ब हमने बना लिया, एटलीस्ट वो कनेक्शन हो गया कि मुनीर अहमद खान आ गए इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी कमीशन से, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर थे, तो वो जो हमारे फिजिस्ट थे और हमारे इंजीनियर से मिलके वो एक बॉम्ब बना ली, क्योंकि डायरेक्शन था, हमें पता था कि हमने एक न्यूक्लियर डिवाइस बनानी है। तो जब भी हमने प्रोडक्ट ड्रिवन रिसर्च की है, उसमें हम कामयाब हुए हैं। हमने कहा जी हमने टैंक बनाना है, अब वो प्रोडक्ट ड्रिवन रिसर्च है, उसमें साइंटिस्ट भी मिल जाते हैं, इंजीनियर भी मिल जाते हैं, वो मिल के उन्हें हमने टैंक, कुछ चीज़ हमने बाहर से एक्वायर की, को खुद डेवलप की, हमने टैंक बना लिया। इसी तरह JF थंडर जहाज़ भी है, उसमें भी हमने प्रोडक्ट ड्रिवन रिसर्च की। तो हमें अपनी जो ज़रूरियात है हमारी, जो हम इम्पोर्ट बिल है हमारा, उसको हमने कर्टेल करना है, कम करना है। हमने अपनी ज़रूरियात के मुताबिक अपनी टेक्नोलॉजीज डेवलप करनी है, ताकि हमें बाहर से चीज़ें ना मंगानी पड़े। कम से कम हम रोटी, कपड़ा, मकान, ये जो चीज़ें हैं, जो बेसिक्स हैं, मेटल्स, ये चीज़ें जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं, वो हमें अपनी टेक्नोलॉजीज डेवलप करनी चाहिए। पेपर नहीं लिखना, एक्चुअल टेक्नोलॉजीज, प्रोडक्ट। ईरान और चाइना और पाकिस्तान में फ़र्क सिर्फ यही है कि उन्होंने कमर्शलाइज की अपनी नो हाउ को, हम कमर्शलाइज करने में नाकाम रहे। हम साइंस और रिपोर्ट और पेपर वर्क और इसी में फंसे रहे, प्रोडक्ट तक नहीं पहुँचे। इसीलिए थर्ड कोल में भी मैंने अपनी इन्वॉल्वमेंट नहीं छोड़ी। मुझे पता था अगर मैंने निकल आया बीच में से तो ये रह जाएगा। तो वो फिर हम लगे रहे, तो कोला माइन भी हो गया है, गैसिफिकेशन भी हो गई है, और अब फर्टिलाइज़र का भी प्रोजेक्ट जो है वो लॉन्च हो गया है। तो ये हमें लिंकेजेस क्रिएट करनी कि एट द एंड ऑफ द डे हमने कमर्शलाइज करना है, मार्केट में लेके आना है, लोगों की ज़रूरियात पूरी करनी है। टेक्नोलॉजी इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट रिसोर्स ऑफ आवर टाइम्स, और इसके बगैर सोशो इकनॉमिक डेवलपमेंट मुमकिन नहीं है। इसके बगैर हम अपने मसाइल का हल नहीं है हमारे पास।
टेक्नोलॉजी डेवलप करना, अपनी इंडिजिनस टेक्नोलॉजी डेवलप करना, उसके बेस पे अपने प्रोडक्ट्स डेवलप करना। इंडिया हैज़ डन क्वाइट वेल, इसमें इंडिया के काफ़ी इंडिजिनाइज किया, ईरान ने भी बहुत किया। हाँ, मैं ईरान का अपने जी इंडिया और ईरान का ज़रा कंपैरिजन करते हैं पाकिस्तान के साथ कि इन्होंने हमारे मुकाबले में कितना एडवांसमेंट की है और देखिए जी, कमर्शलाइजेशन की है। इंडिया जो है वो तो उनकी थ्रू आउट सेल्फ रिलायंस पे अप्रोच थी। वो प्रोक्योरमेंट में बिलीव नहीं करते थे, वो कोई चीज़ बगैर ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के नहीं खरीदते। अच्छा, IBM कंप्यूटर था, शुरू में जब कंप्यूटर्स आए सारी दुनिया में, तो कंप्यूटर बेचते नहीं थे, वो कहते जी हमसे लीज पे लें, आप किराए पे लें कंप्यूटर। अच्छा, हाँ, बेचते नहीं थे। तो हमने लिया, हमारे जो कंप्यूटर आए यहाँ 2 कंपनीज थी, जो IBM और ICL। ये ICL वॉज ब्रिटिश, IBM वॉज अमेरिकन। तो वो कंप्यूटर किराए पे देते थे। अच्छा, इंडिया ने कहा नहीं, अगर आपने हमें कंप्यूटर नहीं बेचना और यहाँ टेक्नोलॉजी नोआ नहीं लेके आनी, तो आप अपना कंप्यूटर अपने पास रखें। एज अ रिजल्ट को पहले 5-10 साल IBM नहीं गया इंडिया, मगर जब उन्होंने देखा बड़ी मार्केट है और ये खुद बना लेंगे अपना कंप्यूटर, तो वो फिर उन्होंने एक जनरेशन पिछले कंप्यूटर देने शुरू कर दिए। तो इंडिया की तो थ्रू आउट पॉलिसी रही है सेल्फ रिलायंस की। वो कहते हैं जी हम कोई चीज़ ऐसे नहीं खरीदेंगे जिसके साथ ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी नहीं हो। अच्छा, ट्रांसफर टेक्नोलॉजी की स्टेजेस होती हैं। सबसे पहले जब आप कोई चीज़ खरीदते हैं तो जो कंज्यूमेबल्स हैं, जो चीज़ें इस्तेमाल होती हैं, उसकी टेक्नोलॉजी आपके पास आनी चाहिए। फिर वो रिप्लेसेबल पार्ट्स की, जो पार्ट्स बहुत रिप्लेस कर, उसकी टेक्नोलॉजी आपके पास आनी चाहिए। फिर नंबर 3 एक्चुअल मशीन बनाना, डिज़ाइन करना, वो टेक्नोलॉजी आपके पास आनी चाहिए। अच्छा, हमारे बदकिस्मती ये कि हमारे जो ये जैपनीज़ ये असेंबलर्स हैं, ये भी इंडिजिनाइज नहीं कर सके, हम इनको भी नहीं ला सके ट्रैक पे। अभी 50 साल से यहाँ गाड़ियाँ असेंबल कर रहे हैं, अभी भी इंजन और गेयर बॉक्स और जो महंगी चीज़ें बाहर से आ रही हैं। इंडिया में ये नहीं है, वो नहीं अलाउ करते, वो कहते हैं इंडियनाइज करें, यहाँ बनाएं। एज अ रिजल्ट उनकी गाड़ी की कीमत हमारी गाड़ी की कीमत से आधी है, बिकॉज वो चीज़ें इंडिया में बन रही हैं। तो दे आर वेरी स्ट्रिक्ट ऑन देयर सेल्फ रिलायंस इंडिजिनाइजेशन प्रोग्राम। अच्छा, ईरान जो है ऑन दी अदर हैंड, वो क्योंकि देवर कॉर्नर्ड और उनको वैसे नहीं मिल रहा था, तो उन्होंने इंडिया से दोस्ती की। इंडिया ने उनको हेल्प किया है कई एरियाज़ में, इंडिया से काफ़ी उनकी दोस्ती थी, जिसका वो खमियादे भी भुगत रहे, नुकसान भी बहुत हुआ उनका, क्योंकि वो किसी का दोस्त नहीं है। सी, वो अपने इंटरेस्ट पे काम कर रहे थे। मगर बहरहाल ईरान ने भी बहुत मेहनत की है और टेक्नोलॉजीज डेवलप की हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत डेवलप किया है, लोगों को पढ़ाया है, लिखाया है, बाहर गए हैं, मेरिट है, जो लोग मुल्क चला रहे हैं वो क्वालिफाइड हैं, PhDs हैं, यंग लीडरशिप है, देखें ना। तो उस लिहाज से ईरान है। हमारे जो इशू ये है कि हमारे एक तो नेगेटिव एनर्जी बहुत है सिस्टम में, हमारे जो साइंस है हमने बहुत ओवर स्ट्रेच कर दिया है, टेक्नोलॉजी ना होने के बराबर है से, और कमर्शलाइजेशन तो बिल्कुल ही ना होने के बराबर है कि सब लोग जो हैं एट द एंड ऑफ द डे पैसे मांगते हैं कि जी पैसे दे दें। यानी ये इसमें कहते हैं जो रिसर्च होती है वो कॉस्ट हेड होता है, मैन्युफैक्चरिंग रेवेन्यू हेड होता है। हम कॉस्ट हेड से नहीं निकलते, पैसे मांगते रहते हो जी हुकूमत पैसे दे दे, हुकूमत स्पॉन्सर कर दे, हुकूमत ही कहो रेवेन्यू हेड कहाँ है भाई। इवन नासा के प्रोडक्ट्स हैं वो भी एट द एंड ऑफ द डे कोई ना कोई रेवेन्यू जनरेट करते हैं, कई बेशुमार प्रोडक्ट्स निकलते हैं जो मार्केट तक पहुंचते हैं। तो जब तक हमारा कमर्शलाइजेशन और एप्लीकेशन ऑफ टेक्नोलॉजी पे फोकस नहीं होगा, वी विल गेट नोवेयर। तो चाइना ने इस लिहाज से बहुत अच्छा रोड मैप फॉलो किया है और मैं समझता हूँ ये जो 2030 रोड मैप है चाइना का, मेरी 1-2 दफ़ा मीटिंग भी हुई, जो हमारे प्लानिंग के मिनिस्टर हैं 2-3 दफ़ा जिन्होंने विजन बनाया है जो कभी कंप्लीट नहीं हुआ, तो वो उनको मैं हमेशा यही कहता हूँ, मैंने कहा यार आप उनका रोड मैप लाएं, उसको स्टडी करें, देखिए उन्होंने क्या किया था, देखें ना वो सक्सेस स्टोरीज हैं। मलेशिया का क्या रोड मैप था, इंडोनेशिया का क्या रोड मैप था, चाइना का क्या रोड मैप था, वियतनाम का क्या रोड मैप है, उनको फॉलो करें। आप अपने रोड मैप निकालते हैं, क्रिएट करते हैं, ये कर देंगे वो कर देंगे, बातें करना, मगर प्रैक्टिकल एप्लीकेशन जो हमारे यहाँ ना होने के बराबर है। तो ये स्टेटस को कैसे टूटेगा फिर, अगर यानी कि आप कहते हैं कि कोई एप्लीकेशन नहीं है, हम जो रोड मैप है वो भी बारो करते हैं जी, और फिर उसकी भी सही मेरी तो जी सीधी तो ये स्टेटस को कैसे तोड़ना है? मेरी तो सीधी वो ये है बात, भुट्टो साहब ने जो फॉलो किया था मेथड वो ये था कि वो 5-6 फेडरल सेक्रेटरीज डायरेक्ट अपॉइंट उन्होंने किए थे, हु वर टेक्नोक्रेट्स, वो बाहर से लेके आए थे वो लोग जो टेक्नोक्रेट्स थे। तो उस ज़माने में वो फिर ये सारा मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी भी बनी, ये प्रोडक्शन के सारे यूनिट्स लगे। अच्छा, मिनिस्ट्री पहली दफ़ा भुट्टो साहब के दौर साइंस एंड टेक्नोलॉजी की जी ये बनी, फिर ये बेशुमार इदारे बने, साइंस फाउंडेशन बनी जिसका मैं भी चेयरमैन रहा। अच्छा, ये हाँ, भुट्टो साहब के उसमें बिल्कुल साइंस फाउंडेशन, इसमें उनका भी काफ़ी रोल था, प्रोफेसर सलाम का भी रोल था काफ़ी, ये सारे अदारे बने सही।
तो और ये फिर मिनिस्ट्री ऑफ प्रोडक्शन जो है उसको बड़ा फाल किया गया। ये सारे जो आपके हैवी इंडस्ट्रीज टेक्सटाइल लगी, ये पीएससी कामरा बनी जो आज जहाज़ा बना रहे हैं, ये सारे 70s की हैं। ये इवन न्यूक्लियर प्रोग्राम पे जो हुआ ये सारा, ये बल्कि अब तो किताब भी लिखी गई है, मुनीर अहमद खान पे जो किताब लिखी है सेनेटर फरहतुल्लाह बाबर साहब ने, वो भी आ गई है उससे और उस पर लाइक। तो मेरा मतलब कहने का ये, वी हैव टू हैव अ रोड मैप of development, of producing our own technologies and commercializing our own technologies and producing our own products. मैं अभी भी समझता हूँ कि हम सोलर सेल्स में भी जा सकते हैं, अपने सोलर सेल्स बना सकते हैं। 70s में अगर हमने बना लिए थे तो अब हम क्यों नहीं बना सकते? सी, अगर हमने बॉल पॉइंट पेन्स बना ली थी 60s में जो एशिया में पहली दफ़ा, तो हम क्यों नहीं और एडवांसमेंट कर सकते? जब हमने प्रोडक्ट ड्रिवन रिसर्च की है, मार्केट ड्रिवन रिसर्च की है, मार्केट पे फोकस किया है, तो हमने तरक्की की। चाइना का सारा फोकस ही मार्केट पे है, दे प्रोड्यूस प्रोडक्ट। अच्छा, शुरू में इंफीरियर भी होते हैं। देखो ना, मैं आ रहा था गुलबर्ग में तो डेंगफोंग का मैंने देखा गाड़ियों की खड़ी हुई थी। डेंगफोंग को हमने ब्लैक लिस्ट किया हुआ था क्योंकि इनकी कई चीज़ें हमने जो शुरू में खरीदी वो चली ही नहीं। जिस तरह वो लाखड़ का कोल फायर प्लांट था, विद नेवर वर्कड, 50 मेगावाट के 3 हमने से खरीदे थे, हमको ब्लैक लिस्ट किया हुआ था डेंगफोंग को। इनको फिर उन्होंने दोबारा उसको जो यहाँ लगाया गुजरांवाला के बाद पावर प्लांट लगाया, उसमें उसको लेके इसमें काफ़ी प्रॉब्लम भी हुआ हमें। नंदीपुर में डेंगफोंग, मगर देखें अब डेंगफोंग जो है वो भी ठीक हो गया है, उन्होंने गाड़ी भी बनानी शुरू कर दी है। हमारी तो उल्टी डिक्लाइन हुई है। अब ये शराब की फैक्ट्री थी जो साइकिलें बनाते थे, उन्होंने मोटरसाइकिल भी बनाया, अब वो बंद पड़ी हुई है, वो प्राइवेट सेक्टर में थी। कराची स्टील मिल है, वो बंद पड़ी हुई है। चिन्योट में हमारे पास आयरन ओर हम इस्तेमाल ही नहीं कर रहे, कालाबाग के आयरन ओर हम इस्तेमाल ही नहीं कर रहे। हालांकि 60s में कालाबाग के आयरन ओर से निकाल के लोहा बना के हमने गाड़ी में बनाई थी, वो फोक्सवैगन गाड़ी भी बनी थी उससे, मगर वो वैसे की वैसी पड़ी हुई है। तो हमारा क्यों गेम प्लान नहीं है? द पॉइंट प्रॉब्लम इज वर्बोसिटी है। वो लोग वो प्लान बनाते हैं जो जिनको मार्केट का नहीं पता, मार्केट फोर्सेस का नहीं पता, बिजनेस प्लान कोई नहीं है। इन द एंड ऑफ द डे मैं ये कहता हूँ कि ये जर्नी फ्रॉम रोमांस टू फाइनेंस, इन द एंड ऑफ द डे आपने एक प्रोडक्ट मार्केट में लेके आना है जो बिकेगा और जो पैसे कमाएगा, सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट करेगा, रेवेन्यू जनरेट करेगा। दिस शुड बी द अप्रोच। और चाइनीज यही अप्रोच है, और हम में चाइना में यही फ़र्क है कि उनकी जो टेक्नोलॉजी वो प्रोड्यूस करती है, हमारी टेक्नोलॉजी या साइंस प्रोड्यूस नहीं करता। दिस द डिफरेंस। तो नाज़रीन, ये डॉक्टर साहब के साथ हमारी जो गुफ्तगू होती है, ये पाकिस्तानियों के लिए, हमारे इक़्तिदार के अहबाबान के लिए आंखें खोलने के लिए होती है। तो बराह करम आप हमारे इस चैनल को देखें और इस पर कमेंट करें और आंखें खोलें और आंखें भी खोलें। थैंक यू वेरी मच।